स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का न्यू सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर 5 बनता है संयुक्त राष्ट्र एवं इसके संगठन। ठीक है, पहले ये चैप्टर 6 था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 1 से 6 मार्क्स के, वो सभी के सभी हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो आपकी अराउंड 20 मिनट की बनेगी, तो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इस चैप्टर से जो 1 मार्क्स के प्रश्न बनेंगे उसकी बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास पर नोट लिखियो। ठीक है, तो मतलब कि आपको यहाँ पे बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसका विकास किस तरह से हुआ उसके बारे में। हालांकि ये जो क्वेश्चन है वो 4 और 6 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके विकास में बहुत सारी बातें आपको लिखनी होगी। तो वो सभी बातें एक एक पॉइंट करके 5 से 6 पॉइंट मैंने लिए हैं, वो आपको यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, वो जो आंसर मैं आपको बताऊंगा अभी, वो सभी अलग से एमसीक्यू में और 1 मार्क्स में पूछ लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर देखिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वैश्विक शांति स्थापित करने के लिए एक संगठन का निर्माण किया गया, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन कहा गया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण में सबसे पहला कदम उठाया गया, एक सम्मेलन किया गया। सम्मेलन कब किया गया था? अगस्त 1944 को। कहाँ पर? वाशिंगटन के आक्स भवन में, जो कि चला था 2 महीने तक। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसके संस्थापक जो देश थे उनकी कुल संख्या थी 51। ठीक है, यूनाइटेड नेशन या फिर कह लीजिए संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम सर्वप्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। ठीक है, मतलब यूएनओ को नाम किसने दिया था? सर्वप्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। ठीक है, 5वां पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में, और इसके वर्तमान में सदस्य देशों की जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या है 193। ठीक है, तो ये सभी अलग से एक एक मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। आई होप क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के कारण बताइए, यानी कि ऐसी क्या क्या कारण पड़ी, क्या आवश्यकता पड़ी जिसकी वजह से हमें संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करनी पड़ी। सबसे पहला है राष्ट्र संघ की असफलता, यानी कि राष्ट्र संघ अपनी अंतर्निहित कमजोरियों के कारण द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहा, इसलिए इसकी स्थापना की गई। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले एक और संगठन की स्थापना की गई थी द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए, लेकिन वो उसे नहीं रोक पाए। इसलिए वैश्विक स्तर पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोई और युद्ध ना हो उसके लिए यूएनओ की स्थापना की गई। ठीक है, अगला पॉइंट है शांति एवं सुरक्षा। अगला पॉइंट है हमारा शांति एवं सुरक्षा। द्वितीय विश्व युद्ध में करोड़ों लोग मारे गए थे, अरबों की संपत्ति नष्ट हो गई थी। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 से 1945 तक चला था। इस दौरान होने वाले विध्वंसों में भविष्य में इस प्रकार के युद्धों को रोकने एवं शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। यानी सिंपल सी बात है भाई कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था उस दौरान जो इतना बड़ा विध्वंस हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, आर्थिक स्थिति को नुकसान हुआ। ठीक है, तो भविष्य में ऐसे युद्धों को रोकने के लिए, शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है परमाणु युद्ध का भय। ठीक है, मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के 2 नगरों पर परमाणु बम गिराया गया था, तो भविष्य में ऐसे परमाणु बम ना गिराए जाएं, ठीक है, उस पर नियंत्रण रखने के लिए इसकी स्थापना की गई। इसके कारण जो परमाणु बम गिराई गई थी इसकी वजह से पूरी दुनिया को ये विनाश का सामना करना पड़ा था, और यह महसूस किया गया कि भविष्य में यदि ऐसा हुआ तो मानवता को बहुत क्षति पहुंचेगी। तो इसलिए परमाणु युद्ध को रोकने के लिए इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट है सामाजिक एवं आर्थिक विकास के उद्देश्य के लिए। यानी कि देखिए, विकसित एवं औद्योगिकृत देशों ने उपनिवेशों को लंबे समय तक शोषण किया था। जो विकसित देश थे, औद्योगिकृत देश थे, उन्होंने अविकसित देश और जो उपनिवेश देश थे उनका बहुत लंबे समय तक शोषण किया था। अतः इन उपनिवेशों के लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पड़ी। इस उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ एक श्रेष्ठ मंच का कार्य कर सकता था, इसलिए इसकी स्थापना की। किसलिए? देशों की सामाजिक एवं आर्थिक विकास के उद्देश्य के संबंध में। ठीक है,
तो ये कुछ पॉइंट थे दोस्तों जिसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हमें करनी पड़ी थी। ठीक है, कौन कौन से? राष्ट्र संघ की असफलता, शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए, परमाणु युद्ध का भय था इसके लिए, और देशों की सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य को संपूर्ण करने के लिए। तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ में यदि कोई शामिल होना चाहता है, कोई देश शामिल होना चाहता है, उसका सदस्य बनना चाहता है, तो उसे कौन कौन से मानदंड सुझाए गए हैं। ठीक है, तो वो उसके बारे में देखिए। सबसे पहला है बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए, यानी कि जो भी देश यूएनओ में शामिल होना चाहता है उसकी देश की जो आर्थिक ताकत है वो काफ़ी बड़ी होनी चाहिए, उसके पास बड़ी सैन्य शक्ति होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश का योगदान ज़्यादा हो और आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र हो, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश का योगदान अधिक हो और उसकी जो आबादी है वो भी काफ़ी अधिक होनी चाहिए। ठीक है, और फिर अगला पॉइंट है ऐसे देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करते हों। यह देश ऐसा हो जो कि अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो, यानी कि भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से वहाँ पे बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हूँ, तो तभी वो इस यूएनओ का जो सदस्य वो बन सकता है। तो ये कुछ पॉइंट थे, कुछ मानदंड थे जो कि अगर किसी देश को यूएनओ का सदस्य बनना है तो उसके लिए उस देश में ये सारी बातें होनी चाहिए, ये सारी जो विशेषताएं वो एक देश में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त करने के लिए क्या मानदंड सुझाए गए हैं। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की कमियों का वर्णन कीजिए, यानी संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसमें अभी भी कुछ कमियां हैं, उसका बताइए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में उतनी सफलता नहीं मिली है जितनी की आशा की जाती थी। उसके कई कारण हैं। ठीक है, इसका सबसे पहला कारण है असमान प्रतिनिधित्व। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट का मतलब क्या है, देखिए अमेरिकी महाद्वीप से एक देश अमेरिका, यूरोपीय महाद्वीप से 3 देश फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, और एशिया महाद्वीप से एक देश चीन, ये सभी जो है वो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, वहीं जो अफ्रीका है, अफ्रीकी महाद्वीप से, ऑस्ट्रेलिया से इनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं आता है। तो ऐसे में जो सुरक्षा परिषद है वो वैश्विक स्तर पर उचित प्रतिनिधित्व नहीं करती है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी कमी मानी गई है। ठीक है, अगला पॉइंट है महाशक्तियों की गुटबंदी को ना रोक पाना, यानी कि देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण के बाद भी विश्व जो था वो 2 गुटों में बट गया था। एक पूंजीवाद गुट जिसका नेता अफ्रीका था, दूसरा समाजवादी गुट जिसका नेता सोवियत संघ था। दोनों ही गुटों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु अपने संघ में अलग अलग देशों को शामिल किया, लेकिन जो यूएनओ था वो इस स्थिति को, इस कार्य को वो नहीं रोक पाया। तो महाशक्ति की गुटबंदी को रोक पाना ये यूएनओ की सबसे बड़ी असफलता मानी गई है। ठीक है, अगला पॉइंट की बात करें। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ के पास खुद की स्वयं सेना नहीं, यानी कि अगर किसी देश में अगर कहीं पे उसे लोकतंत्र स्थापित करना है तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पास इसकी कोई अपनी सेना नहीं है, इसलिए किसी भी राष्ट्र की मनमानी पर यह रोक नहीं लगा सकता है। ठीक है, फिर बात आती है पॉइंट 4 की, वीटो पावर की। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन एवं चीन, इनके पास संयुक्त राष्ट्र संघ जो सुरक्षा परिषद है उसकी वीटो पावर है। ठीक है, अर्थात ये वीटो पावर क्या होती है, किसी प्रस्ताव के पारित होने के लिए प्रत्येक स्थायी सदस्य की राय होना आवश्यक होता है। इस कारण से कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं हो सकता है, कोई ना कोई सदस्य वीटो पावर करके उस नियम को रोक देता है। यानी किसी देश के ऊपर अगर कोई यूएनओ जो है वो कार्य करना चाहता है तो यदि ये बात जो सुरक्षा परिषद में उठाई गई है तो कोई ना कोई देश हमेशा इस बात को लेके अपने वीटो पावर का यूज़ करता है, उस कार्य को रोक देता है। ठीक है, तो वीटो पावर का उपयोग किया जाता है, इसे खत्म किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है घरेलू मामलों में हस्तक्षेप, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना ने लाखों बेगुनाहों का कत्ल किया, लेकिन अपने को मानवता का संरक्षण कहलाने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ मौन रूप से यह सब कुछ देखता रहा था।
यानी कि जब बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना जो थी वो बांग्लादेशियों को जान से मार रही थी, मानवतावादी विचारधारा को कुचल रही थी, तो ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ एकदम मौन था। तो ऐसे में ये बात सामने निकल कर आती है कि वो किसी भी देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। ठीक है, तो यह था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र संघ की कमियां। पहला, असमान प्रतिनिधित्व, महाशक्ति गुटबंदी को ना रोक पाना, संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद खुद की सेना नहीं है, वीटो पावर के अधिकार को खत्म किया जाना चाहिए, और घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो समझ में आ गया होगा। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन की आवश्यकता क्या है? यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका पुनर्गठन किया जाना चाहिए, ऐसा क्यों? ठीक है, फिर इसी को अलग तरह से पूछा जा सकता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के ढांचे को बदलने के लिए किन किन सुधारों की आवश्यकता है? तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय इसकी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यों की जो संख्या थी वो 5 थी, और आज लगभग 70 सालों के बाद भी सदस्य देशों की संख्या मात्र 5 ही है। जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ जो था उस समय जब ये निर्माण किया गया था इसका, तो 51 देश थे, और आज ये संख्या बढ़कर 193 हो गई है। तो ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में जो उसकी स्थायी सदस्यता है उसके सदस्यों को और भी बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में इसके पुनर्गठन पर सवाल उठते हैं। पहला जो पॉइंट आता है वो आता है सुरक्षा परिषद के बारे में। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या है, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या 15 तक सीमित है। इनमें से 5 हैं चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। हाँ, चीन, फ्रांस, रूस, एक यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, और एक अमेरिका, ये स्थायी सदस्य हैं। वहीं शेष सदस्य जो हैं वो 2 वर्ष के लिए महासभा के द्वारा चुने जाते हैं, जो कि अस्थायी होते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो अफ्रीका, एशिया, ये जो बड़े बड़े महाद्वीप हैं, ऑस्ट्रेलिया होगा, ऐसे महाद्वीपों से कोई भी ज़्यादा देश नहीं चुने गए हैं। ठीक है, अब जबकि सदस्य देशों की संख्या जो करीब 4 गुना हो चुकी है, यानी कि 51 से 193, यानी कि सीधा 4 गुना हो चुकी है, तो ऐसे में इसके स्वरूप में बदलाव किया जाना चाहिए। जापान, भारत, जर्मनी, ब्राज़ील इसकी सुरक्षा परिषद के प्रबल दावेदार माने जाते हैं। यानी कि सुरक्षा परिषद में सदस्य देशों की संख्या और भी बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि जापान, भारत, जर्मनी, ब्राज़ील इसके प्रबल दावेदार माने गए हैं। ठीक है, 5वां पॉइंट है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का मौलिक सदस्य भी रह चुका है। इसके अतिरिक्त भारत दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, और संसार में सबसे बड़ा लोकतंत्र भी भारत में कायम है। तो ऐसे में इसे सुरक्षा परिषद की जो स्थायी सदस्यता है वो मिलनी चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है, असमान प्रतिनिधित्व को खत्म किया जाना चाहिए। यानी कि इस पॉइंट का मतलब क्या है, देखिए कि सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता जो केवल 5 देशों के पास है। ठीक है, अमेरिकी महाद्वीप से 1 देश अमेरिका, यूरोप महाद्वीप से 3 देश फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, और एशिया महाद्वीप से चीन। जबकि अफ्रीकी महाद्वीप से, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कोई प्रतिनिधित्व नहीं लिया जा रहा है। तो ऐसे में सुरक्षा परिषद जो है वो विश्व का उचित प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो इसके सुरक्षा परिषद के जो असमान प्रतिनिधित्व है इसको खत्म किया जाना चाहिए, और बाकी के महाद्वीपों से और भी देशों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर अगला पॉइंट आता है वीटो की समाप्ति। ठीक है, यानी कि सुरक्षा परिषद में जो वीटो की पावर दी हुई है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को, उसे खत्म किया जाना चाहिए। सुरक्षा परिषद की कार्य जो प्रणाली है वो काफ़ी अलोकतांत्रिक प्रतीत होती है, क्योंकि निषेध अधिकार मात्र 5 देशों को ही प्राप्त है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से आज तक लगभग 250 बार, ये लगभग बता रहा हूँ दोस्तों, एक्यूरेट नहीं है, लगभग 250 बार वीटो पावर का उपयोग हो चुका है, जिसमें से केवल रूस ने लगभग 122 बार वीटो पावर का उपयोग किया है। यदि सुरक्षा परिषद में मजबूती और प्रभाव बनाना है तो इस वीटो पावर का ख़त्म करना जरूरी है, क्योंकि कुछ नियम जो होते हैं देश के लिए बनाने होते हैं। तो ऐसे में कोई देश जो होता है अगर वीटो पावर का इस्तेमाल करता है तो उस देश के विकास पर रोक लग जाती है। ठीक है, उदाहरण, जब संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त कराने की बात उठती है तो अमेरिका और चीन वीटो शक्ति का उपयोग करके उसे खत्म कर देते हैं। यानी कि जब भी संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता जो प्राप्त करने की बात उठती है तो अमेरिका और चीन इसका उपयोग करते हैं वीटो शक्ति का, उसे खत्म कर देते हैं। तो ऐसे में वीटो की शक्ति को समाप्त किया जाना चाहिए। ठीक है,
तो ये था हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों है, या फिर इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में ढांचे को बदलने के लिए किन किन सुधारों की आवश्यकता है। पहला, सुरक्षा परिषद के बारे में, S1 प्रतिनिधित्व को खत्म करने के लिए, और वीटो पावर की समाप्ति के लिए। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं दोस्तों इस चैप्टर के सबसे आखिरी प्रश्न की और इम्पोर्टेंट प्रश्न की। ठीक है, यह प्रश्न क्या है, देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल्यांकन कीजिए, या फिर इस तरह से पूछा जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाए रखना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में, या फिर इस तरह से, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अभी भी आवश्यक है, अपने विचार लिखिए। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर किस तरह से लिखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ जो था उसे युद्धों को रोकने के लिए, शांति स्थापना के लिए 24 अक्टूबर 1945 को बनाया गया था। ठीक है, और इस संयुक्त राष्ट्र संघ अपने इस उद्देश्य को पूरा करने में काफ़ी हद तक सफल भी रहा है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी बहुत सी कमियां हैं, लेकिन फिर भी वैश्विक स्तर पर कुछ समस्या को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्व में रहना अभी भी इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो देखिए पहला पॉइंट है वाद विवाद का वैश्विक मंच। संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा मंच है जहां विभिन्न देशों के नेताओं को अपनी बात कहने का और महत्वपूर्ण मुद्दों पर वाद विवाद करने का अधिकार प्राप्त होता है अपने देश के विकास के संबंध में। ठीक है, वैश्विक स्तर पर जो महामारी वगैरह कह लीजिए, या फिर कोई आतंकवाद का खतरा है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर वाद विवाद का अधिकार प्राप्त होता है। इसलिए वैश्विक स्तर पर मंच प्रदान करने के लिए यूएनओ बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है साम्राज्यवाद की समाप्ति के लिए यूएनओ का रहना आवश्यक है। ठीक है, कैसे? कई देश ऐसे देश हैं जहां पर उपनिवेश के चंगुल से निकालने में संयुक्त राष्ट्र संघ की अहम भूमिका रही है। यानी कि कुछ देश ऐसे हैं जहां पे संयुक्त राष्ट्र संघ ने हस्तक्षेप करके वहां पे उपनिवेशवाद को ख़त्म किया। जैसे इंडोनेशिया को डच के हाथों से स्वतंत्र कराया, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की जो नीति थी उसे समाप्त की है। तो भविष्य में ऐसे ही और भी देशों को साम्राज्यवाद की समाप्ति से बचाने के लिए यूएनओ का अस्तित्व में रहना अति आवश्यक माना गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है शांति स्थापना। वैश्विक स्तर पर शांति की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का होना आवश्यक है। किस तरह से? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व के कई अशांत देशों जैसे अफगानिस्तान, कुवैत, रोमालिया आदि में अपनी सेना भेजकर वहाँ पे शांति का माहौल बनाने की कोशिश की है, और वो काफ़ी सफल भी रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने शीत युद्ध के दौरान कई ऐसे संकटों का निदान कर पाया है जिससे संपूर्ण विश्व को खतरा हो सकता था, जैसे क्यूबा मिसाइल संकट, कोरिया संकट, भारत पाकिस्तान युद्ध 1948। तो ऐसे में युद्धों को रोकने के लिए और बाकी के देश जहाँ पे अशांति फैली हुई है और भविष्य में अगर शांति फैलती है तो वहाँ पे शांति की स्थापना करने के लिए यूएनओ का अस्तित्व में रहना अति आवश्यक माना गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है देशों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए। यानी कि देखिए, विभिन्न देशों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को संभालने के लिए यूएनओ का अस्तित्व में रहना अति आवश्यक माना गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विभिन्न देशों में श्रमिक जो हैं उनकी दशा को सुधारने के लिए, अनाज व दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, बीमारियों की रोकथाम के लिए, अकाल, भूकंप, बाढ़, सुनामी आदि विनाश जैसी स्थितियों में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बहुत से कार्यक्रम चलाए हैं एवं देशों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को संभाला है। ऐसे में भविष्य में ऐसे कुछ देश जो अविकसित हैं, उन देशों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए, उनके विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्व में होना अति आवश्यक माना गया है। अगला और आखिरी पॉइंट आता है दोस्तों हमारा, वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए यूएनओ का अस्तित्व में होना अति आवश्यक है। कैसे? देखिए, विभिन्न पर्यावरण से संबंधित समस्याओं के निदान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का होना आवश्यक है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर यदि कोई कदम उठाना है पर्यावरण से संबंधित तो वो यूएनओ ही उठा सकता है। जैसे पृथ्वी सम्मेलन UNFCCC, ये देखिए क्या है, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील के रूम नामक स्थान पर यह सम्मेलन बुलाया गया था ताकि दूषित हो रहे पर्यावरण को बचाने के लिए उपाय निकाला जाए। वहीं यूएनओ ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करवाई अपने संगठन के द्वारा, UNFCCC संयुक्त राष्ट्र संघ के एक संगठन के द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें बताया गया कि तापमान की जो उत्पत्ति है उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तथा देश
जो इस उत्सर्जन को अधिक कर रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए। तो ऐसे में पर्यावरण के संरक्षण के लिए यूएनओ ने कई कदम उठाए और भविष्य में यदि पर्यावरण प्रदूषित होता है तो उसके संरक्षण के लिए यूएनओ का होना अति आवश्यक है। तो ये कुछ पॉइंट थे जिससे हम ये कह सकते हैं कि यूएनओ का अस्तित्व में होना वर्तमान में भी आवश्यक माना जाता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों यहीं पे हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। एंड मैं आशा करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में इसी चैप्टर के अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।